ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है अनफिट टू प्ली। इसके लिए आपके यूएचएस फर्स्ट स्टेट में एक पास पेपर का क्वेश्चन है, जिसका सिनेरियो मैं आपको दिखाती हूँ। 2015 के एनुअल में एक क्वेश्चन आया था कि हमारे पास क्रिमिनल केस आया है जिसमें वो मुजरिम की ज़मानत की बेस इसको बना रहे हैं कि वो इंसेन था। तो इस कंडीशन में जो है वो लॉ जो है, कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो क्या फ़ैसला करेगी, किन बेस पे फ़ैसला करेगी। तो इसका आंसर मैं बुक से करते हैं। तीन कंडीशंस हैं जिसकी बेस पे जो है वो कोर्ट फ़ैसला करेगी। एक होती है अनफिट टू प्ली, मतलब उसकी ज़मानत नहीं हो सकती है व्हेन द डिफेंडेंट वाज सेन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम बट सब्सिक्वेंटली बिकम इनसेन आफ्टर एंड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। लेकिन जो क्राइम कर रहा था, क्राइम कमिट किया, तो उस टाइम पे वो सेन था, बट उसके बाद वो इंसेन हो गया, तो उसकी ज़मानत नहीं हो सकती है, उसकी माफ़ी नहीं है, उसको क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल है। और दूसरा जो है वो गिल्टी बट इंसेन, उसने जुर्म किया लेकिन वो इंसेन था एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। तो फिर वो जो है उसकी मतलब उसको हम ज़मानत दे देंगे, उसकी ज़मानत हो जाती है। और थर्ड है डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तीसरी क्या है, उसकी बेस पे उसको आज़ाद तो कर दिया, लेकिन उसकी जो सिवियरिटी ऑफ मतलब उन्होंने मान लिया कि ठीक है वो था, इंसेन था या नहीं था, जो भी था, लेकिन उसकी ज़मानत में कमी कर देते हैं कि मतलब उसकी सज़ा में कमी कर देते हैं, सॉरी, कि उसकी जो सिवियरिटी ऑफ सेंटेंस है वो मिटिगेट कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 309 शहबाज पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंसेन। ये हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन आता है, पास पेपर्स में आया, नम्स में भी आया, यूएचएस में भी आया हुआ है। तो आपने ये करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंसेन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपने सिर्फ नाम कर लें, ये 6 नाम दिए हुए हैं, ये आप नाम कर लें तो भी काफ़ी होगा, बस एक दफ़ा पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखना है। एक होती है मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आप जानते हैं कि वो इंसेन है, वो अपनी जो है प्रॉपर्टी या उसके जो अफेयर्स जो भी काम है उसको मैनेज नहीं कर सकता, इसलिए जो कोर्ट है वो उसको एक गार्डियन जो है वो अपॉइंट करती है ताकि वो उसको काम को अपने मैनेज कर सके। नेक्स्ट होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इनवैलिड होंगे, क्योंकि वो इंसेन है, वो कुछ भी कर सके, कुछ भी कह सकता है। तो उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएगा जो भी होंगे इंसेनिटी की वजह से, वो जो हैं वो इनसे इनवैलिड होंगे, वो माने नहीं जाएंगे। मैरिज और डाइवोर्स, अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज वो इंसेन था तो उसकी मैरिज जो होती है वो नल डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन अगर वो जो है आफ्टर मैरिज जो है फिर इंसेन हुआ है तो फिर उसकी मतलब फिर डाइवोर्स फिर जो है वो नल नहीं होती है। और दूसरा हमने बता देना है कि इंसेनिटी जो है वो अक्रिंग सब्सिक्वेंट टू द मैरिज, वो ग्राउंड नहीं हो सकती है डाइवोर्स के लिए। हम ये बेस नहीं बना सकते हैं कि आफ्टर मैरिज अगर इंसेन हुआ है तो फिर हम जो है डाइवोर्स के लिए नहीं कह सकते, लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज है तो फिर डाइवोर्स हो सकती है। उसके बाद कम्पिटेंस एज अ विटनेस, लेकिन जो है उसकी गवाही जो होती है वो कम्पिटेंट नहीं होती है, वैलिड नहीं होती है, उसकी मानी नहीं जाती है, उसकी गवाही जो है वो नहीं ली जाती है। फिर हम देखते हैं वैलिडिटी ऑफ कॉन्सेंट, उससे कॉन्सेंट नहीं लिया जाता है, अगर कॉन्सेंट ले तो वो इनवैलिड कॉन्सेंट होता है, वो कॉन्सेंट जो है वो माना नहीं जाता है। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो उसने वो अपनी जायदाद या जो है उसकी वो करनी है, विल बनानी है विरासत की, तो वो उसके लिए क्या होता है, इट इज़ अ कैपेसिटी टू मेक अ वैलिड विल। लेकिन इंसेन पर्सन की टेस्टामेंट्री कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए उसकी जो वैलिड विल होगी वो नहीं होगी, अगर वो उस टाइम में होगी जब उसके लिस्टेड इंटरवल होगा। पास आ जाती हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 3 लॉज हमने पढ़े हैं, तो उसकी बेस पे भी हम बता देंगे कि जो इंसेन पर्सन है वो क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और फिर हमने उसके लीगल टेस्ट देख लेने हैं। लीगल टेस्ट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, एक तो उसकी जो मेंटल डिजीज़ है उसके कुछ एविडेंसेस होने चाहिए। मेंटल डिजीज़ जो है वो एट द टाइम ऑफ क्राइम वो प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब मेंटल डिजीज़ में जो ल्यूसिड इंटरवल है वो नहीं होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम वो वो ल्यूसिड इंटरवल में हो। थर्ड जो है वो सर्टिफाई किया होना चाहिए डॉक्टर ने कि सच अ डिग्री और थर्ड ये है कि वो इस डिग्री का होना चाहिए कि पर्सन जो है वो अनएबल है टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ कंट्रेरी टू द लॉ या रॉन्ग है बाय द लॉ। तो ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं डिफरेंसेस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंसेस ऑफ ट्रू एंड फेंड इंसैनिटी। तो हम इसको करेंगे। ट्रू एंड फेंड इंसैनिटी में सबसे पहले आपने करना होता है इसका ऑनसेट क्या होता है। ट्रू इंसैनिटी है जो बीमारी एक स्टार्ट होती है, मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता से स्टार्ट होती है, तो इसलिए जो ट्रू इंसैनिटी है वो
वो हमारे पास होगी ग्रेजुअल होगी उसका ऑनसेट, और वो जो है वो हमारे पास उसका कोई मोटिव नहीं होता है। और जो फेंड इंसैनिटी है वो सडन होगी और मोटिव प्रेजेंट होगा। फेंड इंसैनिटी वही लोग शो करवाएंगे जो मतलब वो बचना चाह रहे हैं कि उनसे कोई क्राइम हो गया और वो बचना चाह रहे हैं कि हमसे क्राइम जो है हमें सज़ा ना मिले, तो उससे बचने के लिए ये की जाती है। उसके लिए हमारे पास कॉज जो होता है वो इसमें जो ट्रू इंसैनिटी है उसमें कोई डिजीज़ का प्री डिस्पोजिंग कॉज होता है। लेकिन जो फेंड इंसैनिटी है उसमें हम आपको कॉज ये भी बता सकते हैं कि वो अपनी जो है वो क्राइम से जो क्राइम कर दिया उसने उसकी सज़ा से बचना चाह रहा है, या कोई वो कोर्ट की हेयरिंग्स हैं उससे बचना चाह रहा है, तो वो उसके लिए कहेगा कि मैं जो हूँ वो इंसेन हूँ, वो बिहेव ऐसा करेगा। थर्ड हमने देखना है फेशियल एक्सप्रेशंस उसके देखने हैं। इधर पेक्यूलर फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं और उसके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। फिर हमने देखनी है फोर्थ चीज़ जो देखनी है वो टाइप देखनी है। टाइप में हम बताएंगे कि साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसैनिटी के होते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस एंड सिम्टम्स क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है इंसैनिटी होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मिक्सड अप उसके साइंस होंगे क्योंकि वो तो बहाना कर रहा है ना। तो फिर हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। इसमें क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स इंसैनिटी के यूनिफॉर्म होते हैं और वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ऑल टाइम प्रेजेंट होते हैं। उसको चाहे वो ऑब्ज़र्व हो रहा है ऑब्ज़र्व नहीं हो रहा तो भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो साइंस एंड सिम्टम फेंड इंसैनिटी के हैं वो एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब उसको ऑब्जर्व किया जाता है सिर्फ उस टाइम प्रेजेंट हो गया, बाकी टाइम में वो नॉर्मल होगा। एग्जॉस्शन हमने बता दी है कि नॉर्मल पर्सन जो है उसको वो जो होता है वो उसको काफ़ी देर के लिए अगर खड़ा रखें, कुछ घंटों के लिए, कुछ काफ़ी टाइम के लिए, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन जो इंसेन पर्सन होता है उसको चाहे जितनी देर मर्ज़ी खड़ा रखें, उनसे जो कुछ मर्ज़ी करवा लें, वो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। और उसके बाद हमें हैबिट्स जो होती हैं इसकी डर्टी एंड फिल्दी होती हैं। जो इंसेन नहीं है, फेंड इंसैनिटी है जिसमें, वो उसकी डर्टी और फिल्दी नहीं होगी क्योंकि उसको पता है ना। उसके बाद हमें बता देना है रिपीटेड एग्जामिनेशन जो है वो, जो ट्रू इंसेन पर्सन है, ट्रूली इंसेन्ड है ना, वो परेशान नहीं होता है चाहे जितनी मर्ज़ी उसका एग्जामिनेशन किया जाए। लेकिन जो फेंड इंसैनिटी वाला पर्सन है वो डिसलाइक करता है इस चीज़ को। और फिज़िकल मैनिफेस्टेशन में हमने बता देना है सबसे आपको पता कैसे चलता है। ये आपको ओस्पी में भी पूछ सकते हैं कि आपको वो कैसे पता चलेगा कि बंदा ट्रू इंसेन्ड है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी ड्राई हार्श स्किन होती है, फर टंग होती है और कॉन्स्टिपेशन एनोरेक्सिया हुआ होता है, वो जो होता है ट्रू इन पेंड होता है, ट्रू इंसैनिटी होती है। और फेंड इंसैनिटी में उसकी वो नॉर्मल होता है जैसे। और उसके बाद एसोसिएशन ऑफ क्राइम जो है वो इससे बहुत सारे क्राइम्स हो सकते हैं, मर्डर हो सकते हैं। और वो जो है मर्डर वाली जगह से भागता नहीं है क्योंकि वो तो पागल है, उसको नहीं पता उसने क्या किया है। लेकिन जो फेंड इंसैनिटी वाला पर्सन है इससे क्राइम हो जाता है तो ये बचने के लिए कर रहा है, तो इसलिए वो क्राइम की जगह से वो जो है वो दूर चला जाएगा। ओके, द लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन मेंटल हॉस्पिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको किसी सूरत छोड़ना नहीं है। वाइवा में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें होता है एक वॉलंटरी रिसेप्शन होती है, टेम्प्रेरी रिसेप्शन होती है, रिसेप्शन ऑर्डर और एसएच ऑर्डर होता है। तो इसमें हमने बता देना है कि सबसे पहले जो वॉलंटरी रिसेप्शन है उसमें क्या होता है। वॉलंटरी रिसेप्शन में हमारे पास एक तो चीज़ है कि पेशेंट जो है वो माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब छोटा बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर वो माइनर है तो उसकी जो है तो रिक्वेस्ट मस्ट बी मेड बाय हिज गार्डियन। और अगर पेशेंट, इसमें क्या होता है कि पेशेंट खुद आता है डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में और वो आके कहता है कि आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ मेंटली फिट, या वो मेंटली इल है और वो डिज़ायर करता है कि उसका ट्रीटमेंट किया जाए इन द मेंटल हॉस्पिटल, उसको एडमिट कर दिया जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो इस केस में क्या करते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है वो इंक्वायरी करता है इसकी। अगर वो सेटिस्फाई हो जाए तो उसको एडमिट कर लेते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो इसमें लिमिट जो होती है वो मस्ट नॉट बी रिटेन मोर देन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स से ज़्यादा उसको हॉस्पिटल में नहीं रख सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि रिटन एप्लीकेशन होनी चाहिए बाय द पर्सन हिमसेल्फ। उसके बाद कंसेंट होना चाहिए 2 RMPs का, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो है वो होना चाहिए। इनमें से 2 विजिटर में से एक चाहे हो जाए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और दूसरा कोई भी विजिटर हो सकता है जो उस मतलब उसकी हालत का जो है चश्मदीद गवाह होता है। उसके बाद हमने सेकंड जो है बता देना है टेम्प्रेरी रिसेप्शन। टेम्प्रेरी रिसेप्शन में क्या होता है कि रिटन एप्लीकेशन देते हैं उसके रिलेटिव्स उसके आते हैं। ब्लड रिलेटिव्स हो सकते हैं जहाँ जिसने शादी के मतलब जहाँ उसकी हुई हो या जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया हो, तो वो आते हैं, वो जाके बताते हैं, इंचार्ज होता है एसाइलम को
अबाउट द सर्कमस्टांस जो मतलब हुआ है उसका बताते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि वो जो है इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि दो मेडिकल सर्टिफिकेट होने चाहिए, दोनों रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के होने चाहिए। उसमें एक था मेडिकल रजिस्टर का होना चाहिए, एक जो है वैसे भी हो सकता है। और जो है ये इसमें जो है एग्ज़ामिनेशन ये खुद करेंगे और सेपरेटली करेंगे, यहाँ इकट्ठे भी कर सकते हैं। इसमें मतलब इतनी कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एग्ज़ामिनेशन उन्होंने करना होता है और एग्ज़ामिनेशन मस्ट बी डन सेपरेटली। और उसके बाद हम इसमें जो है वो रख सकते हैं पेशेंट को 14 डेज़ के लिए इन हॉस्पिटल एडमिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो फिर नेक्स्ट है उसमें क्या है, रिसेप्शन विद ऑर्डर में कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि इस पेशेंट को, इस पर्सन को जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, एक तो पेटिशन होनी चाहिए, पेटिशन टू मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त लिखनी चाहिए। और सेकंड जो है इसमें 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और जिसमें से 1 बाय द गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। और बोथ डॉक्टर शुड एग्जामिन सेपरेटली, उन्हें वो दोनों जो हैं उसको एग्जामिन करें सेपरेटली। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है वाकई में है। और मतलब इसमें तो हो गया ना। आगे, इफ़ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो आरएमपी जो है वो रिलेटिव है तो वो इंडिकेट करना होता है हमने सर्टिफिकेट में। फोर्थ जो होती है वो एसएचओ ऑर्डर होता है। एसएचओ ऑर्डर आपने याद रखना है कि एसएचओ ऑर्डर होता है। एसएचओ ऑर्डर में क्या होगा कि उस एरिया का, जिस एरिया में वो पर्सन रहता है, उस एरिया का एसएचओ जो है वो ऑर्डर करेगा कि इस बंदे को जो है मेंटल या साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए, क्योंकि वो कम्युनिटी को के लिए डेंजरस है, वो मेंटली इल है, वो डेंजरस है फॉर कम्युनिटी, तो इसलिए उसको एडमिट कर लिया जाता है। ये जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना है। इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है हमने किया है आमिर सलीम से। शहबाज से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आमिर सलीम पे अच्छा दिया हुआ था इसलिए मैंने तो यहीं से किया। थैंक यू सो मच।